नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 मानव निर्मित साधन एवं उनके क्रियाकलापों का प्रभाव से संबंधित 20 क्वेश्चन। और भी इस यूनिट में जितने भी टॉपिक दिए हुए उन सभी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर 20 क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए, सारे के सारे वीडियोज़ देखिए और बहुत ही जल्द एक या 2 दिन के अंतराल में हमारे थ्योरी के भी वीडियो आने वाले हैं। तो आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं हम हमारे सेशन की। हमारे सेशन का जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 1 जो दिया हुआ है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में, ठीक है। मतलब राजस्थान में हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। ओके, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यस, तो ये हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है, ठीक है। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बाघ, तेंदुआ, चीता और शेर, ठीक है। लुप्त हो गया है मतलब बहुत ही कम संख्या में है वो। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर आ जाएगा चीता, ठीक है। चीता जो है वो भारत में लुप्त हो चुका है, ठीक है। बाघ, तेंदुआ और शेर अभी है, परंतु चीता जो है वो बहुत ही कम संख्या में है, यानी कि उसकी जो प्रजाति है वो लुप्त हो चुकी है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की सॉरी, प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करेंगे तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3, नाभिकीय विकिरण द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है। मतलब जो नाभिकीय विकिरण है, नाभिकीय विकिरण के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है वो हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यकृत मतलब लीवर, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क ब्रेन एंड ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा यानी जो हमारा लंग्स है, अस्थि मज्जा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ऐसा अंग है जो नाभिकीय विकिरण के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा आंसर है अस्थि मज्जा, ठीक है। मतलब बोन मैरो जो होता है, अस्थि मज्जा जो होता है वो क्या होता है, हमारा सबसे पहले प्रभावित होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ओके, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ऑक्सीजन किस जीव के लिए विषैली सिद्ध होती है। मतलब किन जीवों के लिए ऑक्सीजन विषैली सिद्ध होती है, यानी कि ऑक्सीजन जो होती है वो जीवनदायिनी गैस है, परंतु कुछ जीवों के लिए ये वैशैली सिद्ध होती है, ठीक है। विषैली सिद्ध होती है मतलब वो हानिकारक प्रभाव छोड़ती है। तो कवक के लिए ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन के लिए ऑप्शन नंबर सी, अवायवीय जीवाणु के लिए या वायवीय जीवाणु के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अवायवीय जीवाणु के लिए, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अवायवीय जीवाणु के लिए क्या है, हम जो ऑक्सीजन है वो विषैली गैस सिद्ध होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात यहाँ पर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। मतलब जीवधारियों का कौन सा ऐसा वर्ग है जो नाभिकीय विकिरण के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। तो यहाँ पर हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए उभयचर, ऑप्शन नंबर बी पक्षी, ऑप्शन नंबर सी स्तनधारी, ऑप्शन नंबर डी सरीसृप, ठीक है। मतलब ये सारे क्या है, ये जीवधारियों के वर्ग है, ठीक है। जीवधारियों के वर्ग, और हमें बताना है कि नाभिकीय विकिरण के प्रति कौन सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा स्तनधारी। मतलब स्तनधारी में वे प्राणी आते हैं जो अपने ही समान जो संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। शरीर पर बाल पाए जाते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता स्तनधारियों में होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा स्तनधारी, ठीक है। स्तनधारी एक ऐसा वर्ग है जो नाभिकीय विकिरण से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग भी आते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 की, ठीक है। वैज्ञानिक भाषा में पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक भाषा में पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं वो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल, ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी स्थल मंडल एंड ऑप्शन नंबर डी भूमंडल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्थल मंडल। मतलब कि वैज्ञानिक भाषा में पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फ्रेंड्स। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
और बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व थे? मतलब डॉक्टर सलीम अली जो है वो किस क्षेत्र में ख्याति, जो उनकी गुडविल थी, जो वो फेमस थे, वो किस क्षेत्र के लिए फेमस थे, तो वो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हाथी विशेषज्ञ थे, ऑप्शन नंबर बी बाघ विशेषज्ञ थे, ऑप्शन नंबर सी पक्षी विशेषज्ञ थे और ऑप्शन नंबर डी वन्य प्राणी विशेषज्ञ थे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर आएगा पक्षी विशेषज्ञ। ठीक है, जो डॉक्टर सलीम अली है ना, उन्हें बर्डमैन भी कहते हैं और यहाँ पर जो आंसर है वो पक्षी विशेषज्ञ। ठीक है, और इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी विशेषज्ञ। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। ठीक है, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक पाई जाती है? ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता मतलब कि जो प्राथमिक उत्पादकता होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है कौन से बायोम में? ठीक है, कौन से बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक पाई जाती है? ओके, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए रूम सागरीय बायोम, ऑप्शन नंबर बी मानसूनी बायोम, ऑप्शन नंबर सी विषुवतीय वन बायोम और ऑप्शन नंबर डी टैगा बायोम। तो हमको बताना है कि कौन से बायोम में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। तो विषुवतीय वन बायोम जो होता है, विषुवतीय वन बायोम जो होता है, जैसे कि ये पृथ्वी है, बीच में इसकी विषुवत रेखा है और यहाँ पर जो बायोम क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? उत्पादकता पाई जाती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है। ठीक है, विषुवतीय वन बायोम में जैव विविधता भी पाई जाती है और सबसे अधिक उत्पादकता भी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें, वन महोत्सव सप्ताह, सप्ताह बोला मतलब कि 7 दिन है यहाँ पर, तो हमें कब देखना है। ऑप्शन नंबर ए 1 जून से 7 जून, ऑप्शन नंबर बी 1 मई से 7 मई, ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई से 7 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी 1 अगस्त से 7 अगस्त। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ओके, ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है। जो सौर ऊर्जा होती है, सोलर एनर्जी जो होती है, उसे केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करने वाली जो प्रक्रिया है वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें सौर ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ओके, प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। ठीक है, सॉरी, ये हमारा अगला प्रश्न है, उसकी बात कर लेते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, ठीक है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर एक दिशीय, ऑप्शन नंबर बी द्विदिशीय, ऑप्शन नंबर सी त्रिदिशीय, ऑप्शन नंबर डी चतुर्दिशीय। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बताना है कि जो खाद्य जाल होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। क्या एक दिशीय होता है, क्या द्विदिशीय होता है, या बहुदिशीय यानी कि चतुर्दिशीय के अंतर्गत आ जाएगा, तो क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने खाद्य जाल भी सुना है और खाद्य श्रृंखला भी सुना है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला भी सुना है। तो यहाँ पर अगर बात करें खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की, तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो पोषक स्तर होते हैं, ठीक है, जैसे कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक एक चैन के थ्रू, मतलब एक श्रृंखला के थ्रू क्या करते हैं, वन बाय वन अपना भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन प्राप्त करने के साथ साथ ये क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो हमको बताना है कि खाद्य जाल में किस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एक दिशीय। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक दिशीय, मतलब जो खाद्य जाल है उसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की।
प्रश्न नंबर 12 की अगर बात करें हम, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 12। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो डी जेनेरो 1992 में हुआ था, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो डी जेनेरो 1992 में हुआ था, उसका परिणाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए IUCN की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी जैव विविधता पर संयोजन अथवा उपसंधि, ऑप्शन नंबर सी रेड लिस्ट का संकलन, ऑप्शन नंबर डी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना, ठीक है। मतलब प्रथम विश्व सम्मेलन जो हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, वो 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था, और उसका परिणाम क्या है वो हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे उसके परिणाम की, तो हमारा आंसर है ना फ्रेंड्स, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता पर संयोजन अथवा उपसंधि, ठीक है। मतलब जैव विविधता पर संयोजन अथवा उपसंधि जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसका जो परिणाम है वो है जैव विविधता पर संयोजन अथवा उपसंधि, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओके, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 13। मानवकृत आपदा प्रबंधन में शामिल प्रमुख घटक निम्न में से कौन है, ठीक है। मानवकृत आपदा प्रबंधन में शामिल प्रमुख घटक कौन से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तैयारी, ऑप्शन नंबर बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी पुनः प्राप्ति, और ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अगर मानवकृत आपदा आ रही है, यानी कि कोई भी आपदा आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, तैयारी भी करना पड़ता है, उसके प्रति क्रिया भी करना पड़ता है, और उसकी पुनः प्राप्ति यानी कि फीडबैक भी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो घटक है वो सभी के सभी क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। प्रमुख घटक निम्न में से है, तो यह आंसर आ जाएगा हमारा, यह सभी। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 14। यस, तो प्रश्न नंबर 14 की अगर बात करें, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 14 है। निम्न में से कौन सा कथन मानवकृत आपदा प्रबंधन के संबंध में सही है, बोला है, ठीक है। मतलब निम्न में से कौन सा कथन मानवकृत आपदा प्रबंधन के संबंध में सही है, तो वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर बी सेकंड आपदा प्रबंधन में सुरक्षा का उपाय के प्रमुख होता है, मतलब आपदा प्रबंधन में सुरक्षा का जो उपाय होता है वो महत्वपूर्ण होता है या प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर सी संवेदनशील समूह की पहचान करना प्रमुख प्रबंधकीय कार्य का भाग है, ठीक है। मतलब संवेदनशील समूह की पहचान करना प्रमुख प्रबंधकीय जो प्रबंध कर रहा है उसका कार्य है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो कथन सही है वो हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है उसकी बात हम कर लेते हैं। जो हमारा आंसर दिया हुआ है वो कोड के थ्रू दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको बताना है कि कौन से कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें, केवल दूसरा वाला, मतलब क्या ये यही वाला है, केवल सॉरी 1 और 2, 1 और 2, और अगर सी में देखें तो 1 और 3, और डी में 1 2 3 तीनों, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है फ्रेंड्स उसकी बात हम कर लेते हैं। जो हमारा आंसर है यहाँ पर आएगा सी नंबर का 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 मतलब कि अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है और संवेदनशील समूह की पहचान करना प्रमुख प्रबंधकीय कार्य का भाग होता है, ठीक है। तो मतलब 1 और 3 जो कथन है हमारे वो सही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। ओके, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 15 है। आपदा प्रबंधन के कार्य में शामिल होता है, ठीक है। आपदा प्रबंधन के कार्य में शामिल होता है। तो प्रश्न नंबर ए पूर्व प्रबंधकीय कार्य, ऑप्शन नंबर ए पूर्व प्रबंधकीय कार्य, ऑप्शन नंबर बी घटना पश्चात सुरक्षात्मक उपाय, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सीय उपलब्धता, ऑप्शन नंबर डी यह सभी, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आंसर की, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन के कार्य में शामिल होता है, ये यानी कि वो एक इसके पहले जो क्वेश्चन आया था ना वैसा ही सेम है। पूर्व प्रबंधकीय कार्य, आपदा प्रबंधन के लिए हमको पूर्व प्रबंध भी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पता है कि यहाँ पर नदी है, यहाँ पर बाढ़ आ सकती है, तो हमें पूर्व प्रबंध करके ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी कार्य शामिल है हमारा, ठीक है। घटना पश्चात सुरक्षात्मक उपाय, ऑप्शन नंबर बी अगर घटना हो चुकी है तब हमें सुरक्षात्मक उपाय करना है, बिल्कुल सही बात है दोनों, ठीक है। चिकित्सीय उपलब्धता, अगर घटना हो गई है तो हमें चिकित्सीय उपलब्धता भी कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शायद ज़्यादा स्पीड में हो रहा है, थोड़ा मैं स्लो कर देती हूँ। ओके, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 16, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 की अगर बात करें तो निम्न में से कौन मानवकृत आपदा प्रबंधन की तैयारियों के भाग है, ठीक है। यानी कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े इजी से आ गए हैं और थोड़े सेम से भी है, परंतु यहाँ पर हमें क्या बताना है कि
तैयारियों के भाग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सामुदायिक जागरूकता का होना, बिल्कुल तैयारी का भाग है ये भी। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत प्रबंधकीय योजना बनाना। ऑप्शन नंबर सी पारस्परिक सहायता और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा आंसर आएगा वो उपरोक्त सभी। देखिए सामुदायिक जागरूकता का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, व्यक्तिगत प्रबंधकीय योजना भी बनाना और पारस्परिक सहायता भी करेंगे हम, तभी हमारा आपदा प्रबंधन सिद्ध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आ जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, अब इस अगले प्रश्न की बात करते हैं। यस, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन मानवकृत आपदा प्रबंधन की प्रतिक्रिया के भाग नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन मानवकृत आपदा प्रबंधन की प्रतिक्रिया के भाग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अस्थायी निवास की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर बी मानव कुशलता की सूची तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी मेडिकल कैंप की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर डी संसाधनों का संग्रह करना। तो यहाँ पर हमें नहीं है बोला गया, आपदा प्रबंधन की प्रतिक्रिया के भाग नहीं है बोला गया, ठीक है। तो देखिए अस्थायी निवास की व्यवस्था भी करेंगे ही हम, मतलब ये भी भाग है। मानव कुशलता की सूची तैयार करना, देखिए आपदा प्रबंधन के अंतर्गत अब यहाँ मानव कुशलता की सूची तैयार करने का तो कोई सवाल ही नहीं हो रहा है कि भाई कौन किस स्किल में डेवलप है, तो ये वाला भाग इसका आपदा प्रबंधन का नहीं है, ठीक है। लेकिन मेडिकल कैंप की व्यवस्था भी करना पड़ेगा, संसाधनों का संग्रह भी करना पड़ेगा, अस्थायी निवास भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मानव कुशलता की सूची तैयार करना आपदा प्रबंधन की प्रतिक्रिया का भाग नहीं है। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन मानवकृत आपदा प्रबंधन की पुनः प्राप्ति के प्रमुख कार्य है, ठीक है। पुनः प्राप्ति के प्रमुख कार्य यानी कि जो फीडबैक जो लास्ट में होता है उसका हमको बताना है, ठीक है। सामुदायिक जागरूकता और आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों भूमि उपयोग की योजना बनाना। देखिए आपदा प्रबंधन के अंतर्गत तो भूमि उपयोग की योजना का कहीं से कहीं तक संबंध नहीं है, परंतु अगर पुनः प्राप्ति हम चाहते हैं तो हमें सामुदायिक जागरूकता भी फैलाना पड़ेगा और आर्थिक सहायता भी प्रदान करना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन से कार्य मानवकृत आपदा प्रबंधन की रोकथाम व बचाव के कार्य हैं, ठीक है। कौन से कार्य जो है वो मानवकृत आपदा प्रबंधन की रोकथाम व बचाव के कार्य हैं, ठीक है। हमें आपदा प्रबंधन को रोकना है, बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन से कार्य हम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपदा रोधक भवन बनाना। ऑप्शन नंबर बी खतरा कम करने के उपाय ढूंढना। ऑप्शन नंबर सी भूमि उपयोग की योजना बनाना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हमको यहाँ पर देखिए मानवकृत आपदा प्रबंधन की रोकथाम व बचाव के जो कार्य है उसकी बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यह सभी आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यह सभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। जो आंसर यहाँ पर निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। मानवकृत आपदा प्रबंधन और उसके प्रमुख कार्य तैयारी, ठीक है। तैयारी मतलब हमको यहाँ पर क्या करना है, इस साइड मानवकृत आपदा प्रबंधन दिया हुआ है और उनसे संबंधित कार्य दिए हुए, तो हमको बताना है कि कौन से प्रबंधन में कौन सा कार्य नहीं होता है, सुमेलित नहीं है बोला गया है, ठीक है। तो तैयारी के अंतर्गत अगर हम संवेदनशील समूह की पहचान करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर तैयारी के अंतर्गत क्या हम संवेदनशील समूह की पहचान करेंगे, तो हाँ बिल्कुल करेंगे, ठीक है। प्रतिक्रिया अगर हम ले रहे हैं आपदा प्रबंधन से संबंधित तो सुरक्षा टीमों का विस्तार भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए पुनर्स्थापना, शरण स्थल की उपलब्धता और ऑप्शन नंबर डी जो है वो रोकथाम आपदा प्रतिरोधक भवन का निर्माण, ठीक है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर हम सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें सुमेलित नहीं हो जाएगा। मतलब पुनर्स्थापना अगर करेंगे तो अस्थायी निवास बनाएंगे, शरण स्थल की उपलब्धता इसमें प्रमुख कार्य नहीं होगा, मतलब ये सुमेलित नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर होता है हमारा सेशन एंड और इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा यूनिट नंबर 7 है मानव निर्मित क्रियाकलाप, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक है। तो इन टॉपिक के अंदर के जो क्वेश्चन है ये ही वो क्वेश्चन है, मतलब अंदर के क्वेश्चन लिए गए हैं हमने, ठीक है।
तो यहाँ पर होता है हमारा ये सेशन एंड। और फ्रेंड्स बहुत ही जल्द मतलब कल से आपके थ्योरी की वीडियो आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले जो हम थ्योरी की वीडियो अपलोड करने वाले हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट के, हिंदी के, मतलब यहाँ पर थ्योरी की वीडियो आ जाएंगी, ठीक है। तो आप चैनल पर कंटिन्यू रहिए। और आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।